हेलो ऑल माय डियर फिजिक्स टॉपर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करेंगे जिसमें कि हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कॉपी आपको रेडी रखनी है, फोकस मोड एकदम ऑन रखना है और ये सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से समझना है। जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। ठीक है, तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या पढ़ें और क्या स्किप करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें मैंने एक कंप्लीट मैप बनाया है जिसमें कि मैंने 40 टॉपिक्स को लिया है और वो 40 टॉपिक्स क्या क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी देती हूँ कि ये रिवीजन ये जो वीडियो ये आपका पूरा रिवीजन कर देगा। आपको एग्जाम से पहले ये देख के जाना है, ठीक है, और एक बार और देखना है उससे पहले। तो चलिए इसमें देखते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक्स है। तो सबसे पहले इसमें की पॉइंट्स क्या है कि ये वन शॉट वीडियो है और 40 टॉपिक्स है मैथमेटिकल फिजिक्स का, सारे फॉर्मूलेज हैं इसमें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम फोकस के लिए ये बनाया गया है वीडियो। ठीक है, CSIR, नेट, गेट, IIT जैम, जेएस, TIFR जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है फिजिक्स का, सारा आप इस वीडियो को देख के आप माइंड मैप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा वेक्टर्स। देखिए यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि अब डिस्कस होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 40 टॉपिक्स है, तो इससे रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को अब देखेंगे और उसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। सो ये वीडियो थोड़ा फास्ट होने वाला है। अगर आपको ये पेज थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट लगेगा तो आप प्लीज़ उसको नीचे करके थोड़ा सा नॉर्मल मोड से नीचे 0.5x पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा इन सारे टॉपिक्स के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूलाज है। तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका स्केलर, ठीक है, दूसरा होता है वेक्टर। ठीक है, तो दो टाइप का होता है। स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इस तरह के दो फिजिकल क्वांटिटी होता है। उसके बाद अब देखिए इसमें कुछ तरह का वेक्टर्स आपको होता है, जैसे कि फर्स्ट वेक्टर होता है इक्वल वेक्टर्स, जैसे सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड में है तो वो इक्वल वेक्टर्स होगा। और नेगेटिव वेक्टर्स होता है, साइक्लिक वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब दूसरा चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या क्या होता है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इसमें क्या होगा, ए डॉट, इसको मैं यहाँ पे जूम कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो आपका होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये आपका होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पे हो चुका है। अब इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब हम देखेंगे। जैसे कि आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हो, आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हो। ओके, तो चलिए अब इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल आपको गिवन है उसका वेक्टर फॉर्म में आपको चीजें गिवन है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो कुछ इस तरह से आपको अगर ट्रायंगल में क्वांटिटी गिवन है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे वो देखिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। दूसरा है ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब कोलिनियर का कैसे कहते हैं, देखिए एक ही लाइन पे अगर तीनों पॉइंट होता है तो कोलिनियर कंडीशन क्या होगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0।
ये फॉर्मूला हो गया। ओके, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। को प्लानर किसे कहते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी को इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो हम कहेंगे कि वो को प्लानर है। ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ें को ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, यहाँ पे सिर्फ हम लोग फॉर्मूलाज को जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे ताकि आपका टाइम ज़रा सा भी वेस्ट ना हो। ओके, चलिए ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला ये होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आपको ये सब चीज़ नोट करते जाना है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू, इस फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, वेयर ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बी सी, इसके फॉर्म में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी को हम और कैसे लिखते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, ये कैसे होगा, देखिए ए एक्स ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा, फिर प्लस ए वाई यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, ए वाई, उसके बाद फिर इसको छोड़ के ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस ए जेड, फिर इसको छोड़ के बी एक्स सी वाई बी वाई सी एक्स। ठीक है, इस तरह के आपको यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करना है। ये हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो हम कहेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है। ये आपका हो गया फॉर्मूलाज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर्स, अगर उस कोई भी वेक्टर आपको गिवन है उसका डिटर्मिनेंट 1 है तो हम कह सकते हैं कि वो रोटेशन होगा, और डिटर्मिनेंट -1 है तो हम कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट। तो ग्रेडियंट आपका मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ टी इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। नॉर्मल वेक्टर टू द सर्फेस क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ। नॉर्मल वेक्टर टू द सर्फेस, कोई भी सर्फेस है आपका, उससे अगर नॉर्मल आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो होगा नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ एफ। यूनिट नॉर्मल वेक्टर कितना होगा, एन कैप इज इक्वल टू, दिस इज एन कैप इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव आई होप आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड कोई भी कहीं पे भी आपको लिखने में या फिर कहीं पे समझने में दिक्कत हो रहा है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, या फिर कोई भी दिक्कत आपको लग रहा है इस पीडीएफ में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी फास्ट जा रही हूँ। तो आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये हो गया। यहाँ पे मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप। ठीक है, ये आपका होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होगा, दिस इज एक्स माइनस x1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स पी पॉइंट पे प्लस वाई माइनस y1 डेल एफ अपॉन डेल वाई पी पॉइंट पे प्लस जेड माइनस z1 डेल एफ अपॉन डेल जेड पी पॉइंट पे। ठीक है, ये आपका है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगा, x माइनस x1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस y1 डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड माइनस z1 डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये आपका फॉर्मूला हो गया इक्वेशन फॉर टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब देखिए ग्रेडियंट ऑफ द फॉलोइंग, अगर इस टाइप का आपको नोटेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो ये ग्रेडियंट का ये वैल्यू होता है समेशन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और आपका डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर होता है। ओके, अब हम देखेंगे डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 है तो सोलेनोइडल होगा, एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू 0 ऑलवेज होता है, एंड बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। तो ये आपका होता है, ये आप आगे चल के पढ़ोगे कि इसमें होगा, ये इसको हम कहते हैं वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद ए इज इक्वल टू आर टू द पावर एन इनटू आर वेक्टर है, तो ये डाइवर्जेंस जो होगा ए का, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू एन प्लस 3 आर टू द पावर एन। ठीक है, यहाँ पे ये होगा, एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ ये कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। ये होगा एन प्लस 3 इंटू आर टू द पावर एन। ठीक है, उसके बाद डाइवर्जेंस अगर आप निकालना चाहते हैं, डाइवर्जेंस आर क्रॉस एफ का हो जाएगा 0 वेयर एफ इज कांस्टेंट। ठीक है, एफ होगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, ये वेक्टर होगा।
ठीक है, तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ r इंटू आर डॉट एफ इज इक्वल टू 4 इंटू आर डॉट एफ। ठीक है, ये सब नोटेशन आप बस याद रख लीजिए। ओके, तो कर्ल चलते हैं, अब कर्ल हमारा क्या होगा, दिस इज कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू 0 विच इज इरोटेशनल। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एंड द कर्ल ऑफ माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 विच इज ऑलवेज स्केलर पोटेंशियल। ये आपका स्केलर पोटेंशियल है, और यहाँ पे आप देखिए ये आपका वेक्टर पोटेंशियल था। ठीक है, ये आपका वेक्टर पोटेंशियल था, दिस वन। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब अब देख लीजिए, कर्ल से रिलेटेड आपको अगर पूछा जाएगा तो आपको अप्लाई करनी है। E इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ फाई, ये तो आपको पता होगा, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है। E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, ये भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है। ओके, और यहाँ पे हो गया कर्ल ऑफ r टू द पावर n इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे कर्ल आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, और डाइवर्जेंस जो है वो आपका n+3 r टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, कर्ल ऑफ r क्रॉस f इज इक्वल टू -2f, कर्ल ऑफ r इंटू आर डॉट एफ इज इक्वल टू f डॉट r। ठीक है, ये हो गया, ये आपका पेज कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा जो वेक्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे है अगर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, रेंज क्या होता है r का 0 टू इन्फिनिटी, और y थीटा का जो रेंज होता है वो होता है 0 से 2 पाई। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, और इसका रेंज आपको यहाँ पे गिवन है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखिए, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, s इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई, z इज इक्वल टू z। ये आपका रेंज है। ठीक है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट देखिए, u1 u2 u3 h1 h2 h3 e1 कैप e2 कैप e3 कैप। ठीक है, कार्टेशियन स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो आपका ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल जो होता है उसका क्या क्या वैल्यू होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ग्रेडियंट में क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ t इज इक्वल टू e1 कैप 1 अपॉन h1 डेल अपॉन डेल u1, e2 कैप 1 अपॉन h2 डेल अपॉन डेल u2 प्लस e3 कैप 1 अपॉन h3 डेल अपॉन डेल u3। अब ये चीजें आपको यहाँ से पुट करनी है। जैसे आपको ग्रेडियंट बोला गया है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए i कैप j कैप k कैप है, तो ये e1 e2 e3 कैप का वैल्यू हो जाएगा, और आपका u1 हो गया x, u2 हो गया y, u3 हो गया z। तो आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया होगा, आप यहाँ से ये क्वांटिटी यहाँ पे पुट करिएगा। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया कोई भी कोऑर्डिनेट्स में निकालने के लिए, कार्टेशियन, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल। ठीक है, उसी तरह आप डाइवर्जेंस में देखिए, डाइवर्जेंस अगर आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बोला गया है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि टी का वैल्यू आपको कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का, जिसमें कि आर थीटा फाई होगा आपका u1 u2 u3। ठीक है, h1 h2 h3 होगा 1 r r साइन थीटा, तो यहाँ पे h1 h2 h3 को मल्टीप्लाई करिए, आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद डेल अपॉन डेल u1 विच इज डेल अपॉन डेल r। ठीक है, u1 हो जाएगा a h2 h3, यहाँ पे आपको ये सब चीजें यहाँ से पुट करते जानी है, तो आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल कुछ इस तरह से निकलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब चलिए दूसरा देखते हैं, वेक्टर आइडेंटिटीज। यहाँ पे आप नोट करिए, सारा वेक्टर आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे देखनी है। देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट्स के लिए है, डबल दिस इज प्रोडक्ट रूल्स, ग्रेडियंट के लिए है, ये डाइवर्जेंस के लिए है, ये कर्ल के लिए। ठीक है, इसमें ये सब चीजें आपको अब याद करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये सब समझाने का नहीं है, ये सब आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब देखिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे जो लिखा गया है ये कैसे होगा। जैसे कि अगर हम कार्टेशियन से स्फेरिकल में जाना चाह रहे हैं, या फिर कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल में जाना चाह रहे हैं, तो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, आर
थीटा फाई। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा-सा ये थोड़ा ज़्यादा ही रफ टाइप का हो गया है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है, ये मैंने बनाया था। तो यहाँ पे अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई टैब में मैं ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक वीडियो बनाया है मैंने, वो मैं दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ आप इसको रहने दीजिए, यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए, अब इम्पोर्टेंट चीज आता है विच इज डिराक डेल्टा फंक्शन। तो डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट होता है और बाकी जगह आपका जीरो होता है। जैसे यहाँ पे x माइनस ए है तो x इज इक्वल टू ए, जैसे कि ये देखिए। ओके, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है ये होता है आपका डिराक डेल्टा फंक्शन, जिसमें कि डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट जा रहा है ये फंक्शन। तो अगर ये इनफाइनाइट जाएगा तो हम इसे कहेंगे कि डिराक डेल्टा फंक्शन है, बाकी जगह जीरो है। और यहाँ पे डेल एक्स माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए, ये अगर जीरो था तो यहाँ पे अगर ए है तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। दिस इज डेल एक्स माइनस ए, ठीक है। ये हो गया आपका डिराक डेल्टा फंक्शन। तो यहाँ पे इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको देखना है। देखिए, डेल क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है डिराक डेल्टा फंक्शन का। डेल माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स होता है इवन फंक्शन के लिए। और ये जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव करिएगा, ठीक है, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव करिएगा तो माइनस एक्स जो है वो माइनस डेल एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ऑड फंक्शन होता है और जो आपका डेल एक्स होता है वो इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल चेंज प्रॉपर्टी होता है डेल के एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ये मोड ऑफ के डेल एक्स, ये बाहर आ जाता है और ये आपका हो गया स्केल चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। 5 देखिए, 5 नंबर क्या होगा? एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज, ठीक है। छठा क्या है? डेल एक्स प्लस एक्स डेल प्राइम एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये जीरो होता है। तो डेल प्राइम एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा उसको जब आप उसको अरेंज करिएगा तो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ठीक है। उसके बाद फिर जब x माइनस ए है तो x जो है a के इक्वल हो जाएगा, यहाँ f ऑफ a हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, ये आपको फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम जीरो। ओके, उसके बाद जब n पावर है आपका, जो n डेरिवेटिव अगर किया जा रहा है तो वो कैसे होगा? देखिए, माइनस 1 टू द पावर n एफ ऑफ एन एक्स डेल एक्स। ओके, उसके बाद ये देखिए और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ये है फॉर्मूला नंबर 11, ये हो गया डेल एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट मोड ऑफ बी माइनस ए डेल एक्स माइनस ए प्लस डेल एक्स माइनस बी। ये भी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड आप देखोगे नेट एग्जाम में पूछा गया है और ये जो है ये आपका जेस्ट में पूछा गया है। ओके, सो डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा? 1 अपॉन माइनस ए, ठीक है, मॉड होगा इसका। और ये होगा डेल एक्स माइनस ए प्लस डेल एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला भी हो गया डिराक डेल्टा फंक्शन का। अब ये जो है 13 नंबर, ये आपको देखना है अच्छे से। 13 नंबर क्या है? देखिए, 13 नंबर अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है और उसका डिराक डेल्टा बोल रहा है फाइंड करने, तो आपको क्या करना है? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपको लेना है और फाइंड करना है कि उसका रूट्स क्या क्या है। जैसे कि साइन एक्स है, यहाँ पे देखिए एक्स आई आर द रूट्स ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे एक्स आई जो है वो रूट्स है फंक्शन का। तो यहाँ पे साइन एक्स अगर गिवन है और आपको बोल रहा है कि उसका डिराक डेल्टा फंक्शन फाइंड करिए, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा साइन एक्स का वो होगा कॉस एन पाई, ठीक है। और इसका जो रूट होगा वो एन पाई, देखिए जो, तो कॉस का आप रूट्स निकालिए, यहाँ पे पुट करिए। जैसे यहाँ पे हो गया एक्स आई जो है वो रूट्स है फंक्शन का, तो डेल ऑफ एक्स माइनस एन पाई, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। और जब इससे रिलेटेड हम पी वाई क्यूज करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे आपको बस नोट डाउन करना है। तो ये पेज भी हो गया कंप्लीट। ओके, आई होप आपको इसमें कहीं पे दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखा है तो, नहीं तो फिर दिक्कत तो काफ़ी हुआ होगा समझने में,
क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला देखने में आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज हमारा क्या है। सो नेक्स्ट पेज है आपका लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके, तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, देखिए दिस इज कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, लाइन इंटीग्रल डब्ल्यू इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, ये आपका लाइन इंटीग्रल होता है। दिस इज एफ डॉट डी एस या फिर डी आर। ओके, एफ डॉट डी आर ये आपका लाइन इंटीग्रल होता है। सरफेस इंटीग्रल देखिए, सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू ए डॉट एन कैप डी एस, ये आपका होता है सरफेस इंटीग्रल, रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स, ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू ए डॉट डी एस। इफ फ्लक्स इज इक्वल टू 0 देन डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और ये जो है आपका सरफेस इंटीग्रल 0 हो जाएगा। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, वी आई इज इक्वल टू ए इंटू डी वी, ये हो गया आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम देख लेते हैं कुछ। ये होगा आपका ग्रेडियंट थ्योरम, लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू फाई बी माइनस फाई ए, ये आपका है ग्रेडियंट थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम क्या है, लाइन से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है। इसमें देखिए ये है आपका लाइन इंटीग्रल फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इज इक्वल टू एस, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये ग्रीन्स थ्योरम हो गया। स्टोक्स थ्योरम क्या है, लाइन से सरफेस इंटीग्रल में जाता है, ए डॉट डी एल इज इक्वल टू दिस इज कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप इंटू डी एस। ठीक है, ये हो गया आपका स्टोक्स थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में जाता है, तो ए डॉट डी एस इज इक्वल टू दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू डी वी। ओके, ये सारा आपका फंडामेंटल थ्योरम है। ये जो है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करिए। और बाकी चीजें जो है वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, आई होप आपको पता होगा ये सब चीजें। ओके, तो चलिए फंडामेंटल थ्योरम हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, मैट्रिक्स। उससे पहले हाँ ये चीजें देख लेते हैं। रोटेशनल एक्सिस क्या होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप 2D में अगर देखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है तो आर थीटा होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे तो ये होगा आर माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। दिस रोटेट्स कॉलम वेक्टर्स बाय मींस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है मैट्रिक्स। देखिए नया जो आपका मैट्रिक्स बन जाएगा एक्स प्राइम वाई प्राइम इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एक्स वाई, ये आ गया दिस न्यू कोऑर्डिनेट आफ्टर रोटेशन। तो जो आपका न्यू कोऑर्डिनेट मिला, जो थीटा से आप रोटेट कर दिए इसको, तो न्यू कोऑर्डिनेट जो आपको मिलेगा वो होगा एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस दिस इज y साइन थीटा, y प्राइम इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। ये आपका 2D में हो गया। उससे 3D में अगर आप देखिएगा तो 3D में क्या होगा, देखिए दिस इज द बेसिक 3D रोटेशन। आर एक्स में 1 0 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आर एक्स में होगा, ये आर वाई में होगा, ये आर जेड में होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन करिए कि रोटेशन कैसे होगा किसी भी एक्सिस का 2D और 3D में। और अगला चैप्टर है विच इज मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा होता है जिसमें कि नंबर्स और रोज एंड कॉलम्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैट्रिक्स में वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स, जिसमें कि a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर a है तो हम उसे कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। दूसरा है आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू a होता है। निलपोटेंट मैट्रिक्स में a टू द पावर n इज इक्वल टू 0 होता है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में a स्क्वायर इज इक्वल टू i विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स होता है a इज इक्वल टू a इनवर्स, और जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर 0 नहीं होता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे से आपका इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का चीजें शुरू है। फर्स्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट जो होता है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर ये आपका है 1 आयोटा
2 0, ये आपका मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, विच इज ए मैट्रिक्स। तो अगर आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 1 2 आयोटा 0, ठीक है, ये ट्रांसपोज है। तो ये ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो आप इसे कहेंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करिएगा तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए जैसे कि ए था 1 आयोटा 0 2, ठीक है, तो ए डैगर का क्या मतलब होता है, ए डैगर होता है कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज करिए फिर कॉन्जुगेट करिए, या फिर पहले कॉन्जुगेट करिए फिर ट्रांसपोज करिए। देखिए पहले ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 1 0 आयोटा 2, ठीक है। उसी तरह फिर इसको अगर डैगर करिएगा तो आयोटा जो है वो माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 0 माइनस आयोटा 2। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ये भी हर्मिशियन नहीं है, ए डैगर इज नॉट इक्वल टू ए, तो ये भी हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं। तो ये सिचुएशन अगर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है तो आप कह सकते हैं सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड एंटी हर्मिशियन। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया जिसमें कि इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ टर्म्स इतना होता है। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है वो 0 होता है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होता है n इंटू n माइनस 1, ठीक है। अब अगर हम मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए ए इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, ये आपका सिमेट्रिक पार्ट है, ये एंटी सिमेट्रिक पार्ट है। इससे रिलेटेड आपको नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जो कि रिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा, ए डैगर इज इक्वल टू ए, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा, ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ए। इसमें क्या कंडीशन है, डायगोनल एलिमेंट्स आइदर 0 और प्योर इमेजिनरी, ठीक है। हर्मिशियन में क्या करते हैं, अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंटी हर्मिशियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आपका मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। देखिए अगला क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन विच ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, तो उसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगा, ए डैगर इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए डैगर इज इक्वल टू आई, तो इसमें हम कहेंगे कि ये आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, -1 माइनस 1 प्लस 1, ये पावर पे है, ठीक है, 1 प्लस 1। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी डाल रखा है जो मैथमेटिकल फिजिक्स का 1 शॉट रिवीजन का प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने निकाल के बताया है कि एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, कैसे कोफैक्टर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी तब वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, अब इसका प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एन माइनस 1, ठीक है। इनवर्स कैसे होता है, ए टू द पावर -1 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसी तरह रैंक निकालने के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा वो आपका रोज होगा। उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों का रैंक आपस में इक्वल होता है, ठीक है। अगर के हम मानते हैं कि आर्बिट्ररी सॉल्यूशंस है तो n माइनस आर होगा, इक्वल n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड r इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए इफ r ऑफ a इज लेस देन n देन मैट्रिक्स a कैन बी सिग्नल। ओके, ये भी हो गया। अब चलिए इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ से शुरू होता है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर क्या होगा, देखिए आइगन वैल्यू इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इंटू आई इज इक्वल टू 0, आइगन वेक्टर होता है ए माइनस लेमडा इंटू आई एक्स इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है, आइगन वैल्यू इक्वेशन, ये आइगन वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है आइगन वैल्यू निकालने के लिए, वो प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देखिए, आपको इसको सारे को नोट डाउन करना है क्योंकि आइगन वैल्यू निकालने में मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन तो आपको हर एक एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। वो तो मोस्टली जगह आप देखिएगा कि आइगन वैल्यू ही निकालने के लिए आपको बोला जाता है। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए क्या क्या आपका यहाँ पे प्रोसेस है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। सो नंबर 1 है ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ओके, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ओके, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है।
ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज विल बी सेम। आइगन वैल्यू जो मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज जो होगा, दोनों का आइगन वैल्यू सेम होगा, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू आइगन वैल्यू, then eigenvalue of any function e to the power a is equal to e to the power lambda 1, e to the power lambda 2, e to the power lambda 3, ठीक है। यहाँ पे lambda जो है वो आइगन वैल्यू है, ठीक है। आइगन वैल्यू ऑफ एंटी सिमेट्रिक एंड एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योर इमेजिनरी। तो एंटी सिमेट्रिक और एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो या तो जीरो होगा या प्योर इमेजिनरी होगा। ओके, अगला पॉइंट क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर देयर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अगला क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ आइडमपोटेंट मैट्रिक्स आर 0 एंड 1। ये सब आप नोट करते जाइए, यहाँ पे मैं समझा नहीं सकती हूँ क्योंकि ये बहुत फास्ट वीडियो जाएगा। यहाँ पे आपको ये सब चीजें बस रिवाइज करनी है। आइगन वैल्यू ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स आर ऑल जीरोस, ए टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अगला पॉइंट है, आइगन वैल्यू इन इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स आर +-1। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू +-1 होता है, ठीक है। आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स आर सच दैट द मॉडुलस ऑफ आइगन वैल्यू शुड बी यूनिटी। तो ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम उसका मॉड का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, मॉडुलस अगर हम उसका लेंगे तो वो यूनिटी के इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 10। 11 क्या, आइगन वैल्यू ऑफ रियल मैट्रिक्स आर रियल एंड कॉम्प्लेक्स विद देयर कॉन्जुगेट। आइगन वैल्यू जो है रियल मैट्रिक्स का रियल होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा उसके कॉन्जुगेट के साथ। ओके, ये देखिए, ये हो गया। अगर आपका कोई मैट्रिक्स है ए आई इंटू जे इज इक्वल टू आई इंटू जे है, ठीक है, तो उसका आइगन वैल्यू होगा ट्रेस ऑफ ए 0 0, ये होगा उसका वैल्यू। अगला पॉइंट क्या है, if all elements of matrix are unit then eigen value are n0 is 0 where n is the order of the matrix। if lambda is not lambda 1 not equal to lambda 2 then ये आपका फॉलो किया जाएगा। आइगन वेक्टर जो आप निकालिएगा ये आपको फॉलो करना है। देखिए x1 रेगर x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी ये सब चीज़ों को, आपका जो सिलेबस हो गया होगा उसके बाद ही आपको ये वीडियो देखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज को डिस्कस कर रही हूँ और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैट्रिक्स का ये हो गया, चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, स्टेप्स मैंने लिख दिया है जो आपको फाइंड करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले फाइंड आइगन वैल्यू, टू फाइंड द आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड आइगन वैल्यू इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है। फाइंड आइगन वेक्टर, ये वाला इक्वेशन अप्लाई करना है आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए। देन फाइंड रैंक, मेक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आपको रैंक फाइंड करना है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। उसके बाद नंबर ऑफ आर्बिट्ररी वैल्यूज लेना है, k इज इक्वल टू n माइनस आर, n इज इक्वल टू ऑर्डर, r इज इक्वल टू रैंक। तो उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करनी है, x इज इक्वल टू ABC, और इसका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको अप्लाई करना है। तो जो आपको x मिलेगा वो आपका हो जाएगा आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर आइगन वैल्यू, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बताया है कि कैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हम लोग निकालते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है। वो वीडियो भी आपका वन शॉट रिवीजन ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे होता है वो यहाँ पे आप देख लीजिए, स्टेप्स आप इसको नोट डाउन कर लिए। ओके, केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, ए जैसे आपको गिवन है तो a माइनस लेमडा 2 0 2 माइनस लेमडा इसमें हम करेंगे और लेमडा के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ये होता है आपका केले हैमिल्टन थ्योरम। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, d इज इक्वल टू पी इनवर्स ए इंटू पी। नोट पी डी इज इक्वल टू पी इंटू पी इनवर्स ए इंटू पी। ओके, और ये वैल्यू होता है पी डी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए इंटू पी, सो पी डी इज इक्वल टू ए पी। ये वैल्यू आपका होता है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज नोन एज द सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड डी आर सेम, तो दोनों ए और डी का जो आइगन वैल्यू होगा वो सेम होगा। सो इन सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन आइगन वैल्यू ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट आर सेम बट आइगन वेक्टर इज नॉट सेम। तो आइगन वेक्टर यहाँ पे सेम नहीं होगा, लेकिन आपका आइगन वैल्यू ट्रेस डिटर्मिनेंट सब सेम होगा डायगोनल मैट्रिक्स में। ओके, अगला क्या है, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। फंक्शन जैसे कि कोई भी आपको फंक्शन गिवन है, जैसे कि यहाँ पे मैं देखती हूँ, देखिए ये है f ऑफ x इज इक्वल टू आपको
साइन ए गिवन है, ठीक है, ये एफ ऑफ ए कर दीजिए इसको, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए, और ए क्या है यहाँ पे, ए आपका मैट्रिक्स है, जैसे कि ए इज इक्वल टू है 1002, ये आपका मैट्रिक्स है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को निकालने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले आपको इसका आइगन वैल्यू निकालना है, उसके बाद इसको पुट करना है। देखिए फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स होगा, तो हम उसको कैसे करेंगे, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इफ वी नो द मैट्रिक्स ए एंड वी वांट टू फाइंड आउट इट्स फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एग्जांपल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई टू द पावर ए साइन ए कॉस ए टू द पावर 100, वेयर ए इज मैट्रिक्स, ये सारा ए जो है वो मैट्रिक्स है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इफ आइगन वैल्यू, केस नंबर 1 है, इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ऑल नॉन डीजेनरेट, सारा का सारा जो आइगन वैल्यू है वो नॉन डीजेनरेट है, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन का यूज करेंगे, विच इज एफ ऑफ ए इक्वल टू अल्फा नॉट आई प्लस अल्फा 1 ए प्लस अल्फा 2 ए स्क्वायर। ये इक्वेशन का भी कैसे यूज किया गया है, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है, इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर डीजेनरेट विद डीजेनरेसी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लाइक 1 1 1 2 2 2, तो हम कुछ इस तरह से लेंगे, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है आपको, उसके बाद फाइंड करना है आपको मैट्रिक्स, फंक्शन का मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा क्या है, इफ सम आइगन वैल्यूज आर ऑफ मैट्रिक्स आर डीजेनरेट एंड अदर आर नॉन डीजेनरेट, देन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ट्रीटेड एज ए नॉन डीजेनरेट कॉज बाई रिड्यूसिंग ऑर्डर ऑफ द पावर सीरीज। तो हम कैसे करेंगे, जो नॉन डीजेनरेट केस है उसमें ऑर्डर को रिड्यूस करेंगे, पावर सीरीज का ऑर्डर को रिड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स वाला, तो ये चीज आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है, आपको उसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो आप कैसे करिएगा, देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी अगर आपको दिया गया है, तो आपको सी मैट्रिक्स फॉर्म करना है, सी इज इक्वल टू ए इज टू बी, ये देखिए यहाँ पे a is to b, c is equal to a11 a12 a13 is to b1 a21 a22 a23 is to b2 ओके, A31 A32 A33 B3, ठीक है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है, और उस मैट्रिक्स में देखना है व्हेन B इज नॉट इक्वल टू 0 देन नॉन होमोजीनियस, ठीक है। अब B अगर 0 है तो होमोजीनियस हो जाएगा। केस 1 देखिए, हम देखेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स के लिए। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम में क्या होगा, अगर रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ C है, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ C, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद इस केस में आर ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ सी लेस देन द ऑर्डर, तो हम कहेंगे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा विच इज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ओके, अगर आर ऑफ ए इज इक्वल टू आर सी, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ट्राइवल सॉल्यूशन। ओके, तो इससे रिलेटेड जो है आपको नेट एग्जाम में पूछा गया होगा, क्वेश्चंस काफी पहले पूछा गया है, इधर रिसेंट में इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो केस नंबर 2 क्या है, होमोजीनियस सिस्टम अगर है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, देन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यानी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, एंड आर ऑफ ए इज इक्वल टू एन यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देन यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये आपका हो गया यहाँ पे मैट्रिक्स कंप्लीट। आई होप ज़्यादा फास्ट नहीं था, आपको समझ में आया होगा चीज़ें। कहीं पे भी आपको समझने में दिक्कत होगा तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और इससे रिलेटेड सारा ही वीडियोस में कैसे हम सॉल्यूशंस करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारा प्रोसेस मैंने वन शॉट रिवीजन का मैथमेटिकल फिजिक्स का बता दिया है। जैसे कि फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स है तो हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं, और आगे कैसे हम मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लीज वो प्लेलिस्ट पहले देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए सबसे पहले होता है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका होता है वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें कि आप दोनों वेरिएबल्स को एक साइड करिए, जैसे कि एफ ऑफ वाई डी वाई हो गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया प्लस सी। ये प्रोसेस से आप फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जिसमें कि फंक्शन एक्स वाई का है, फाई ऑफ एक्स वाई फंक्शन एक्स वाई का है। कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, इफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड फाई ऑफ एक्स वाई आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई विथ सेम डिग्री, तो दोनों का अगर सेम डिग्री होगा तो हम क्या करेंगे, लेट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी।
ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद y इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके अब देखिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। तो अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन है और आपको उसको होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो आप क्या करिएगा, डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी प्राइम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, मानना है लेट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। अब आपको यहाँ पे x के बदले पुट करना है ये वैल्यूज। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको एक जगह करना है, उसके बाद इसको 0 के इक्वल करना है, वेयर h के आर सच दैट ए एच प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0 मानना है। और ये आपका यहाँ पे फाइंड हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक्स जो है उसको कॉमन ले लेना है, तो ये कैसे हो जाएगा, एक्स एक्स यहाँ पे हो गया ए प्लस 6y अपॉन एक्स ए प्लस बी वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे लेट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी हो गया। इसको भी होमोजेनियस फॉर्म में ही आपको करना है, को देखना है इक्वेशन में कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जनरली आपका वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ही क्वेश्चंस में देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, कैसे आप फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म अगर आप कुछ इस तरह से देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो आप कह सकते हैं कि इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और इसका जब सॉल्यूशन आप निकालिएगा तो इक्वेशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, ये आपको देखिएगा, ये अक्सर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है कि कैसे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, सो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, तो ऐसा इक्वेशन को हम लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको इस साइड में कुछ y का पावर गिवन है, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे कुछ पावर है y का, तो बर्नौली इक्वेशन फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए बर्नौली इक्वेशन फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये होगा 1 अपॉन वाई टू द पावर एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी 1 अपॉन वाई टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये इधर आएगा तो वाई टू द पावर एन माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करना है उस पे ध्यान दीजिए। लेट 1 अपॉन वाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू जेड लेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स, उसको डी जेड के फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करना है, और फिर आपको ये चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस देखा है उन्हें समझने में दिक्कत हो रहा होगा। तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे बर्नौली इक्वेशन का हम यूज करते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज का ही रिवीजन होगा। अगला क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है, तो इफ डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स देन इट इज नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस तरह का फॉर्म आपको मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका सॉल्यूशन फिर कैसे होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा फिर देखिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी। इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, एम डी एक्स को कीपिंग वाई कांस्टेंट, इसको वाई कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको कैसे करना है, प्योर वाई डिपेंडेंट टर्म, अगर प्योर वाई डिपेंडेंट टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, अगर वाई डिपेंडेंट टर्म है तो फिर डी वाई के रिस्पेक्ट में आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू सी। तो इस तरह से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करना है। अब आ गया सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, देखिए डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर एफ एक्स, ये आर ऑफ एक्स, ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट एंड आर इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर r इज इक्वल टू 0 है तो क्या क्या होगा, r इज इक्वल टू 0 देन होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा,
एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसको एम स्क्वायर के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे पी इंटू एम होगा और ये क्यू होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इफ m1 एंड m2 आर डिफरेंट एंड रियल, तो जब आप इसको फाइंड करोगे तो आप देखोगे m1 और m2 जो है वो अगर डिफरेंट है और रियल है तो कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल होगा ci इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। इफ m1 m2 आर इक्वल एंड रियल, दोनों इक्वल है और रियल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल होगा c1 प्लस c2x होल ब्रैकेट e टू द पावर mx। एक ही वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है, दोनों इक्वल है तो एक ही m1 m इक्वल टू m2 हो जाएगा, तो यहाँ पे m का वैल्यू आपको पुट करना है। तीसरा क्या है, इफ m1 एंड m2 आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, m1 m2 जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये होगा आपका अगर m1 m2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो। उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल को इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, e टू द पावर अल्फा एक्स। ये m1 m2 का वैल्यू अगर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा तो आप लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। ओके, इफ m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, कुछ इस फॉर्म में है, तो उसमें क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस c2 sin हाइपरबोलिक बीटा एक्स। ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देख लिया और सेकंड ऑर्डर देख लिया। कहीं पे भी आपको समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से इसको समझा दूंगी, क्लियर कर दूंगी। और कहीं पे भी आपको विजिबल नहीं हो रहा है, कहीं पे देखने में दिक्कत हो रहा है, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल वाला होगा। सो इन द केस ऑफ r नॉट इज इक्वल टू 0, आप यहाँ पे देखिए r इज इक्वल टू 0 था, तो ये सारे केसेस था विच इज होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये जो है वो 0 नहीं है तो अब क्या होगा वो देखिए, इफ r नॉट इज इक्वल टू 0 देन नॉन होमोजेनियस, हियर r इज इक्वल टू r ऑफ x, इट्स सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का आप क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे लिया जाएगा वो देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर एफ एक्स। इसके बदले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इज इक्वल टू इंटू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स, वेयर डी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। अब देखिए आर ऑफ एक्स का वैल्यू अगर e टू द पावर a है तो हम लिखेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ई टू द पावर a। इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो उसका एक डेरिवेटिव हम और करेंगे, ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाई एफ प्राइम डी ई टू द पावर ए एक्स। ओके, दूसरा अगर आर ऑफ एक्स का वैल्यू है कॉस ए एक्स और साइन ए एक्स तो हम लिखेंगे इफ, देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, डी स्क्वायर का वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू यहाँ पे डी वैल्यू ए के बदले हो जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। अगर ये वैल्यू आपका 0 है तो आपको एक डेरिवेटिव और लेना होगा, उसके बाद फिर आप फाइंड करिएगा, और फिर अगर वो भी 0 आ रहा है तो फिर आपको एक डेरिवेटिव लेना होगा। ओके, थर्ड नंबर क्या है, इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम अल्जेब्रिक फंक्शन है कोई भी, तो उसका वैल्यू हो जाएगा, आपको यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, ये जो है वो -1 के ऊपर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको उसको एक्सपैंड कर देना है। ओके, उसके बाद देखिए चौथा नंबर है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, फाई ऑफ एक्स है अगर, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, दिस इज पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 ऑफ एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स फाई ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद ए जो है यहाँ डी के प्लस में आ जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए फाई ऑफ एक्स। ये हो गया आपका यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या है, इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन ए एक्स, देन अगर आर ऑफ एक्स जो है वो एक्स साइन ए एक्स से इक्वल है, देन पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 ऑफ एफ ऑफ डी एक्स साइन ए एक्स, पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 ऑफ एफ ऑफ डी इमेजिनरी ऑफ एक्स ई टू द पावर आयोटा एक्स, तो इमेजिनरी फॉर्म होगा एक्स ई टू द पावर आयोटा एक्स का, ठीक है। ई टू द पावर आयोटा ए एक्स का वैल्यू क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स,
तो रियल में अगर हम लेना चाहेंगे रियल e टू द पावर आयोटा ax इज इक्वल टू कॉस ax, इमेजिनरी लेना चाहेंगे तो वो होगा e टू द पावर माइनस ax इज इक्वल टू साइन ax। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू इमेजिनरी, ये पूरे का इमेजिनरी पार्ट हमें लेना है, e टू द पावर आयोटा ax 1 अपॉन f ऑफ d प्लस आयोटा a इंटू x। ठीक है, उसी तरह देखिए x cos ax है तो क्या होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा ax अपॉन f ऑफ d प्लस आयोटा a इंटू x। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। अगला क्या है, कॉशी यूलर इक्वेशन। तो कॉशी यूलर इक्वेशन में देखिए अगर आपको कुछ इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई, देखिए ऑर्डर के इक्वल है ये आपका, तो उसमें क्या होगा, ऑर्डर का पावर इक्वल है तो लेट एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड हम मानेंगे और z इज इक्वल टू लॉन ऑफ x मानेंगे। ठीक है, इसके बदले हम लिखेंगे डी वाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपने डी एक्स स्क्वायर के बदलेंगे d इंटू डी माइनस वन वाई, इसके बदले लिखेंगे d इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू वाई। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड आपको नहीं पूछा जाता है, तो ये टॉपिक रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन है, जैसे कि साइन एक्स का कॉस माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का होता है माइनस लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी लॉग मोड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ये आपका होता है टेन एक्स का। कॉसेक एक्स का होगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लॉग टेन ऑफ एक्स बाई टू। यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख दिया है, आपको वो कोड याद रखना है। ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूलाज याद रहेगा। उसके बाद 5 नंबर है सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉस लॉग ऑफ मोड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स लॉग ऑफ टेन पाई बाई टू प्लस एक्स बाई टू, ये हो गया आपका। कॉट एक्स का भी आप देखिए सेक स्क्वायर डी एक्स का होगा टेन एक्स, कॉस स्क्वायर डी एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये सब चीजें आपको कहाँ पे यूज पड़ने वाला है, ये आपका जो ये लीनियर वाला फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो फॉर्म है, इसमें जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा तो आपको ये सब जो इंटीग्रेशन है ये आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए और देखिए आपको कहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा फॉर्मूलाज एक साथ रिविजन हो रहा है, तो आप नोट डाउन करते जाइए आपको क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, अगला क्या है, स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन। स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए, तो स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको गिवन होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, देन if limit x tends to x naught p of x is equal to finite, if limit x tends to x naught q of x is equal to finite, then x naught is a ordinary point। तो x naught जो है वो आपका ordinary point होगा। if limit x minus x naught p of x is equal to finite, if limit x tends to x naught x minus x naught qx is equal to finite, if limit x minus x naught का whole square px is equal to finite, और if limit x tends to x naught, सब में x tends to x naught है, x minus x naught q of x is equal to finite, then it is a regular singular points, अदरवाइज इट इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट में हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, पावर सीरीज से करेंगे, और सिंगुलर पॉइंट में हम फेबनेस सीरीज से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट चीज आ गया विच इज लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे अब आपको ध्यान देनी है। देखिए लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये है आपका लीनियर लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है वो देखिए, तो प्रॉपर्टी नंबर वन है इसका पी ऑफ एन वन इज इक्वल टू वन, P of n minus 1 is equal to minus 1 to the power n, P of n minus x is equal to minus 1 to the power n, P of nx। ठीक है, ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। अगला प्रॉपर्टी क्या है, लेजेंडर पॉलिनोमियल इज इवन फॉर इवन एन एंड ऑड फॉर ऑड एन। तो लेजेंडर पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है तो वो n इज इक्वल टू 2 4 6 पे इवन होगा, यानी कि इवन नंबर्स पे इवन होगा, और ऑड होगा ऑड नंबर्स पे। पी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, पी वन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस पी वन एक्स, पी टू माइनस एक्स इज इक्वल टू पी टू एक्स। ठीक है, यही इसका मतलब है, यानी कि पी नॉट जो है यहाँ पे आपका ये जो है ये ऑड हो गया, सॉरी ये इवन हो गया,
1 जो है वो ऑड हो जाएगा, 2 है वो इवन हो जाएगा, ठीक है। तो नोट पॉइंट यहाँ पे क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन सी एन पी एन एक्स, तो इसका वैल्यू होता है -1 से 1 तक एफ ऑफ एक्स पी ऑफ एन एक्स डी एक्स सी एन 2/2n+1, ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है, वेयर सी एन इज इक्वल टू 2n+1/2 एंड ये इसका सी एन का वैल्यू होता है, एंड समेशन ऑफ सी एन पी ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू सी नॉट पी नॉट एक्स प्लस सी वन पी वन एक्स डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यूज होता है। यहाँ पे मैं समझाऊंगी नहीं चीजें, बस आपको ये सब चीज रिवाइज कराऊंगी। अब आ गया हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2ny इज इक्वल टू 0 होता है। इसका अब आप प्रॉपर्टी देखिए, तो प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, ये होगा एच एन एक्स इज इवन फॉर इवन वैल्यूज ऑफ एन एंड ऑड फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ एन। यहाँ पे भी लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो प्रॉपर्टी था यहाँ पे भी वही होगा। उसके बाद एच एन -1 होता है, -1 टू द पावर एन एच एन एक्स। उसके बाद h10 का वैल्यू होता है इज इक्वल टू h30 इज इक्वल टू h50 इज इक्वल टू डॉट 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 0। ये एट x इज इक्वल टू 0, ये सारा वैल्यू जो है वो h10 h30 h50 0 के इक्वल होता है। ओके, चलिए ये पेज हो गया स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इससे रिलेटेड जो आपका रॉड्रिक्स फॉर्मूला है वो अब हम देखेंगे, एक चार्ट में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से ये याद रहे, क्योंकि सबसे मेन चीज जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में वो ये है, क्योंकि आपको इसको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपका लेजेंड्रे है जिसमें कि पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म में होता है, रॉड्रिक्स फॉर्मूला होता है पी नॉट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि n इज इक्वल टू 0 अगर है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ n इज इक्वल टू 0, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1। सो पी नॉट एक्स इज इक्वल टू 1, p1 x इज इक्वल टू x, p2 x इज इक्वल टू हाफ 3x स्क्वायर माइनस 1, p3 x इज इक्वल टू हाफ 5x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पे देखिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है इसको याद रखने के लिए, जैसे कि ये तो याद रह जाएगा, p1 x भी याद रह जाएगा, p2x आप याद रखिए, p2x इज इक्वल टू हाफ 3x स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, +2 करना है, यहाँ पे भी +2 करना है, ठीक है। ये बस याद रखने के लिए मैंने किया है। ओके, तो ये हो गया 1/2, यहाँ पे +2 करिएगा तो 5x क्यूब माइनस +2 करिएगा तो 3x क्यूब। ये p3 तक तो आप याद रखना ही है, इससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा एग्जाम्स में। जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, 1 - 2x प्लस टी स्क्वायर टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to n t to the power n pnx। ओके, वेयर मोड ऑफ t इज लेस देन 1, ये आपका जनरेटिंग फंक्शन है। दिस इज लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो बॉक्स है लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, देखिए इन इंटीग्रेशन ऑफ -1 to n pnx pmx dx 2/2n+1, दिस इज del mn, ठीक है। ये हो गया आपका लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे आपको P3 तक ये जनरेटिंग फंक्शन और ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन याद रखना है। अगला चलिए अगला देखते हैं, अगला है हर्माइट। दिस इज हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो ये है आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका रॉड्रिक्स फॉर्मूला है। इसमें देखिए h0x यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू 1 है, h1x इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे देखिए मैंने याद रखने के लिए किया है, यहाँ से 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको 2 से करना है मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना, ये बस याद रखने के लिए है। आप खुद से भी कुछ अपना याद रखने के लिए चीजें बना सकते हैं। तो h3x तक आपको याद रखना ही रखना है, h4 तक रखिएगा तो ज्यादा बेटर है, h3 तक तो रखना ही पड़ेगा। तो h3x का वैल्यू होगा हर्माइट में 8x क्यूब माइनस 12, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, 2 to the power 2x t minus t square is equal to summation of n is equal to 0 h n x t to the power n upon n factorial where mod of t is less than 1। ये हो गया आपका जनरेटिंग फंक्शन। उसके बाद ये क्या है, ये है आपका ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन वेयर -∞ to ∞ e to the power माइनस x स्क्वायर h n x। तो ये एच एन एक्स और एच एम एक्स डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो वो होगा 2 to the power n इंटू एन फैक्टोरियल
दिस इज गामा ऑफ पाई डेल mn, ठीक है। उसी तरह आपका ये हो गया बेसल, आई थिंक ये बेसल इन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये है आपका बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका रॉड्रिक्स फॉर्मूला है। बेसल जनरली नहीं ही पूछा जाता है, ठीक है, वैसे पूछ भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आपका जनरेटिंग फंक्शन है और ये आपका कंडीशन है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, ठीक है। तो मेन जो आपको स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन में याद रखना है वो हो गया आपका ये लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन और हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों मेनली आपको एग्जाम्स में देखा जाता होगा, एग्जाम्स में पूछते हैं इसमें से। तो ये आप चार्ट जो है वो आप नोट डाउन करिए। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट भी कवर करने की कोशिश की है। वैसे मैथमेटिकल फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल्स के कुछ भी चीजें समझ में नहीं आता है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे वन थॉरो रिवीजन हो रहा है तो न्यूमेरिकल्स अगर करने बैठूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज को ही फोकस किया है ताकि आप एग्जाम के पहले उसे एक बार देख के अच्छे से जा सके और आपको सारी चीजें, सारे फॉर्मूलाज आपको दिमाग में रहे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा चीजें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है और आपका जो ये चीज़ें हैं वो रिवाइज हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और पार्ट 2 जो है इसका वो मिस मत करिएगा जिसमें कि हम लोग आगे के चैप्टर्स जो है फोरियर सीरीज हो गया, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सब चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।